इश्क में रुकावट बना देवर तो कर दिया मर्डर। मर्डर मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। नीरज सहरावत नहाने में इतना मस्त था कि उसने मोबाइल की घंटी की आवाज पर ध्यान ही नहीं दिया। नहाने के बाद तौलिया लपेटकर वह कमरे में आया तो जैसे ही वह शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसकी नजर टेबल पर रखे मोबाइल फोन पर गई। उसे उठाकर उसने देखा तब उसे स्क्रीन पर 4 मिस्ड कॉल नजर आई। वह मिस कॉल सीमा उर्फ अंक्षरकू की थी। अरे बाप रे, नीरज अपनी जगह उछल पड़ा। मैडम ने 4 बार मुझे कॉल की है, मैंने इन्हें रिसीव नहीं किया। आज तो मैडम गुस्से से लाल हो जाएगी। नीरज ने सीमा का नंबर मिला दिया। 1-2 बार की घंटी बजी। दूसरी तरफ सीमा जैसे मोबाइल हाथ में लेकर ही बैठी थी। उसका तमतमाया स्वर उभरा, कहाँ थे जनाब? जानू, मैं किचन में खिचड़ी पका रहा था। नीरज ने बहाना बनाया। खिचड़ी जल न जाए इसलिए उसमें कड़छी घुमा रहा था। मोबाइल कमरे में था। जिसकी घंटी किचन में सुनाई नहीं दी। मुझे मक्कार सीमा भुनभुनाई, तुम्हें खिचड़ी का ही बहाना मिला। मैं जानती हूं तुम्हें गैस तक ठीक से जलानी नहीं आती, तभी तो कहता हूं जानू, तुम मेरे घर हमेशा के लिए आ जाओ। मेरी गैस जलाने वाला यहां कोई नहीं है। नीरज इतनी कातर आवाज में बोला कि दूसरी तरफ सीमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। बस कुछ दिन और होटल की खा लो, फिर मैं परमानेंट तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। उस दिन मैं घी के दिए जलाऊंगा। सीमा नीरज खुशी से चहका। बताओ, फोन किस लिए कर रही थी? आज दिल तुम्हारी बाहों में मचलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारा पति दीपक होगा। वो काम पर ओवरटाइम कर रहा है। हूं, फिर भी हम तुम्हारे घर में नहीं मिल सकते। नीरज गंभीर हो गया। घर में तुम्हारा देवर रवि जोग की तरह पलंग पर हर वक्त चिपका रहता है। हां, रवि अभी भी अपने कमरे में पलंग पर पड़ा मोबाइल देख रहा है। घर में मिलना किसी भी तरह संभव नहीं है। कोई अन्य ठिकाना ढूंढो। नीरज सहरावत कुछ देर के लिए मौन हो गया। वह सोच रहा था सीमा उर्फ रिंकू को मौज मस्ती के लिए कहां लेकर जाए। एकाएक उसे अपने दोस्त नीरज दहिया की याद आ गई। वह उसी कॉलोनी शिव एनक्लेव में अकेला रहता था जहां सीमा उर्फ रिंकू रहती थी। नीरज सहरावत ने इसके लिए नीरज दहिया से पूछ लेना जरूरी समझा। सीमा, तुम्हें मैं 10 मिनट बाद फोन करता हूं, नीरज सहरावत ने कहा और फोन डिस्कनेक्ट करके उसने नीरज दहिया को कॉल कर अपनी बात कहते हुए 2-3 घंटे के लिए अपना रूम देने को कहा। नीरज दहिया ने उससे कह दिया कि वह आ जाए, वह 2-3 घंटे के लिए बाहर चला जाएगा। उसकी बात सुनकर नीरज सहरावत खुश होते हुए बोला, धन्यवाद दोस्त, मैं सीमा को साथ लेकर 1 घंटा में तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं। नीरज सहरावत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर तुरंत सीमा को यह जानकारी दी और 15 से 20 मिनट में ही उसे पार्क के पास मिलने के लिए कह दिया। 5 से 7 मिनट में ही नीरज सहरावत अपना घर लॉक करके बाइक से ढिचाऊ के लिए निकल गया। नजफगढ़ के ढिचाऊ रोड पर पहुंचकर उसने शिव एनाक्लेव का रुख किया। उसे पार्क के गेट से हटकर खड़ी सीमा नजर आ गई। उसके पास पहुंचकर नीरज ने बाइक रोक दी। हाय जानू, नीरज सहरावत के होंठ हिले। मुझे ज्यादा देर तो नहीं हुई। नहीं, मैं भी घर से अभी अभी आई हूं। सीमा मुस्कुराकर बोली, यहां क्यों बुलाया है? तुमने बाइक पर बैठ जाओ। यही पास में मेरा दोस्त नीरज दहिया रहता है, हम उसी के घर चल रहे हैं। सीमा उर्फ रिंकू उचककर उसकी बाइक पर बैठ गई। वह उसे लेकर नीरज दहिया के घर पहुंच गया। अब तुम 2 घंटे के लिए मेरे घर में कैद हो जाओ, मैं ताला बंद करके 2 घंटा टहल आता हूं। नीरज दहिया दोस्त की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला। नीरज सहरावत सीमा उर्फ रिंकू के साथ कमरे में घुस गया। नीरज दहिया ने कमरे को बाहर से लॉक कर दिया और चाबी जेब में डालकर वह लापरवाही से एक तरफ बढ़ गया। रवि कैसे हुआ? अचानक गायब। 24 मार्च 2024 को सुबह दिल्ली के द्वारका जिले के थाना हरिदास नगर में एक महिला परेशान हालत में एसएचओ बलराम सिंह बेनीवाल के पास पहुंची। उसकी परेशान सूरत देखकर बेनीवाल ने उसे बिठाकर बड़ी आत्मीयता से पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? साहब, मेरा नाम ज्योति है। मेरा भाई रवि कुमार 5 से 6 मार्च की रात से लापता है। उसकी मैंने अपने पति और बड़ी बहन के साथ हर मुमकिन जगह पर तलाश की है, वह कहीं भी नहीं मिल रहा है। रवि की उम्र कितनी है? बेनीवाल ने पूछा। रवि 31 वर्ष के आसपास का है साहब। यहां ढिचाऊ रोड पर शिव एनक्लेव में
अपने भाई और भाभी के साथ में रहता था। उसे आप तलाशने की कृपा करें। ज्योति की आवाज में कंपन था। तुम्हें किसी पर शक है? कोई ऐसा व्यक्ति जिससे तुम्हारे भाई की दुश्मनी रही हो या कोई लेन देन का मामला हो? मुझे किसी पर संदेह नहीं है साहब, ज्योति ने कहा। काम क्या करता था तुम्हारा भाई साहब? वह अपने ही खेत में खेती करता था। एसएचओ बेनीवाल ने एसआई के साथ ज्योति को भेजकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। फिर ज्योति को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को गंभीरता से हैंडल करेंगे। जल्दी ही वह रवि को ढूंढ निकालेंगे। ज्योति आश्वासन पाकर वापस लौट गई। एसएचओ बलराम सिंह बेनीवाल ने डीसीपी द्वारका अंकित सिंह को रवि की गुमशुदगी के बारे में बताकर सलाह मांगी। डीसीपी अंकित सिंह ने गंभीरता से इस मामले में दिलचस्पी ली। उन्होंने लव अफेयर और लेन देन वाले एंगल पर एसएचओ को जांच करने के निर्देश दिए। पुलिस जुटी जांच में। इसके बाद एसएचओ 2 कांस्टेबल लेकर शिव एनक्लेव में स्थित रवि कुमार के घर की ओर रवाना हो गए। ज्योति ने गुमशुदगी की सूचना में अपने बड़े भाई दीपक के घर का एड्रेस लिखवाया था। वह उसी एड्रेस पर दीपक के घर पहुंचे तो घर में दीपक, उसकी पत्नी सीमा उर्फ रिंकू मिल गए। पुलिस को देखकर दोनों सख्ते में आ गए। दीपक लपक कर दरवाजे पर आ गया। वैन से एसएचओ बेनीवाल कांस्टेबल के साथ उतरे। मैं द्वारका थाने से आया हूं। ज्योति ने रिपोर्ट लिखवाई है कि रवि 5 से 6 मार्च से घर से लापता है। दीपक के चेहरे पर नजरें गड़ाकर बेनीवाल ने बड़ी गंभीरता से कहा। ज्योति का दिमाग खराब हो गया है साहब। दीपक के कुछ कहने से पहले ही सीमा उर्फ रिंकू, जो अपने पति के पीछे ही दरवाजे पर आ गई थी, नाक सिकोड़कर बोली, मुझसे वह इस बारे में ही पूछ रही थी। मैंने उसे संतुष्ट कर दिया था, फिर भी वह रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंच गई। कैसे संतुष्ट किया था तुमने? ज्योति को बेनीवाल सीमा को ऊपर से नीचे तक देखकर बोले, क्या रवि लापता नहीं हुआ है? यही तो कहा था साहब मैंने। रवि बेशक 5 से 6 मार्च की रात को कहीं चला गया है, लेकिन उसके इंस्टाग्राम पर बराबर मैसेज आ रहे हैं। वह मैसेज कर रहा है, लेकिन कहां है यह नहीं बता रहा है। ऐसे में कैसे कह दें कि वह गुम हो गया है? उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाओगी मुझे? बेनीवाल ने पूछा। क्यों नहीं साहब, वह बोली, यह औरत जरूरत से ज्यादा तेज है। बेनीवाल सोचने लगे। सीमा अंदर कमरे में चली गई। कुछ ही देर में अपना और अपने पति दीपक का मोबाइल लेकर बाहर आ गई। अपने व्हाट्सएप ग्रुप खोलकर बेनीवाल को दिखाया, देख लीजिए, रवि ने अभी कुछ दिन पहले मैसेज किया है, भाई भाभी मैं जहां हूं ठीक हूं, मेरी चिंता न करना, मैं शीघ्र एक काम निपटाकर लौटूंगा, ये भी देखिए। सीमा ने कहा। रवि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, उसने अपनी पुरानी फोटो अपलोड की है। बेनीवाल ने देखा तो उन्हें लगा रवि के बारे में उसकी भाभी झूठ नहीं बोल रही है। रवि जिंदा है और कहीं किसी जरूरी काम में फंसा हुआ है। ठीक है रवि का, आप लोग इंतजार कीजिए, वह लौट कर आ जाए तो थाना हरिदास नगर में सूचित कर दे। जी साहब। इस बार दीपक ने होंठ खोले। बेनीवाल को स्टाफ के साथ वापस होना पड़ा। पुलिस ये मानकर कि रवि सही सलामत है, कुछ समय के लिए पुलिस शांत बैठ गई। दिन निकलते गए, तारीखें बदलती रहीं, लेकिन रवि किसी के सामने नहीं आया। हां, उसके द्वारा भेजे जा रहे मैसेज और पुरानी फोटो सीमा और दीपक के मोबाइल पर आते रहे। इससे ही माना गया कि रवि जहां भी है एकदम ठीक। लेकिन ज्योति अपने भाई के लिए बहुत चिंतित थी। धीरे धीरे करके रवि को घर से गए 2 माह के लगभग होने को आ गए थे। ज्योति के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसे लगने लगा था रवि किसी साजिश का शिकार हो गया है। भैया भाभी के भेजे जा रहे मैसेज फ्रॉड है। यदि ऐसा नहीं है तो रवि को क्या डर है? वह सामने क्यों नहीं आ रहा है? डीसीपी के आदेश पर जांच में कैसे आया नया मोड़? ज्योति एक बार फिर थाना हरिदास नगर पहुंच गई। पुलिस के द्वारा उसे समझाया गया कि रवि जीवित है। ज्योति यह मानने को तैयार नहीं थी। उसने सीधे डीसीपी अंकित सिंह से संपर्क किया और कहा कि कोई हम सभी को गुमराह कर रहा है साहब। यदि मेरा भाई सही सलामत होता तो क्यों मुंह छिपाकर बैठा रहता? उसे कभी का सामने आ जाना चाहिए था। बात ठीक ही थी। ज्योति को वापस भेजकर डीसीपी अंकित सिंह ने एसएचओ से संपर्क किया। डीसीपी ने इस जांच में अब एटीएस इंचार्ज इंस्पेक्टर कमलेश कुमार, एसआई दिनेश कुमार, एएसआई विद्यानंद, हेड कांस्टेबल जगत सिंह, संदीप आदि को भी लगा दिया।
टीम का नेतृत्व एसीपी ऑपरेशन राम अवतार को सौंप दिया। पुलिस टीमें गहनता से इस जांच में जुट गई। सर्विलांस टीम की मदद ली गई। इससे पता चला कि रवि का मोबाइल नंबर 8 मार्च 2024 तक उसके घर के आसपास ही मौजूद था। इसके बाद 19 मार्च को इस नंबर की लोकेशन जनकपुरी दिल्ली की शो हुई। जांच टीम हैरान थी। यदि रवि 5 से 6 मार्च की रात को घर से चला गया था तो फोन भी उसी के साथ रहा होगा। ऐसे में 8 मार्च तक उसके फोन की लोकेशन उसके घर के आसपास कैसे हो सकती है? क्या रवि 8 मार्च तक घर में ही छिपकर बैठा रहा था? यह असंभव था, क्योंकि ऐसा होता तो वह अपनी भाभी और भाई को अवश्य दिखाई देता। जांच टीम उस लोकेशन पर गई जो जनकपुरी का था। वहां कुछ खास हाथ नहीं लगा। यह अनुमान लगा लिया गया कि रवि 8 मार्च के बाद जनकपुरी आया होगा। यहां से उसके फोन की लोकेशन उत्तर प्रदेश की ओर शो हो रही थी। जांच टीम ने रवि के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल 5 से 6 मार्च और बाद की निकाली तो मालूम हुआ कि रवि ने 5 से 6 मार्च की रात आखिरी कॉल एक नंबर पर की थी। वह नंबर नीरज सहरावत का था। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि 5 से 6 मार्च को दीपक की पत्नी सीमा उर्फ इंशरकू की लोकेशन नीरज सहरावत और रवि के मोबाइल की लोकेशन उत्तर प्रदेश की मिली। इसके अलावा पुलिस को दीपक के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की एक फुटेज में रवि नजर आया। यह फुटेज 5 से 6 मार्च की रात 8 से 9 बजे की थी। इससे यह मालूम हुआ कि 5 से 6 मार्च की रात 8 से 9 बजे के बीच रवि घर से निकल कर गया था। 5 से 6 मार्च की रात को रवि, नीरज और सीमा की लोकेशन उत्तर प्रदेश की है तो स्पष्ट है कि उस रात तीनों साथ साथ थे। इसके बाद जांच टीम यूपी को जाने वाले हाईवे पर टोल प्लाजा की जांच के लिए रवाना हो गई। गाजियाबाद मेरठ वाले रास्ते में पड़ने वाले टोल प्लाजा पर ही उन्हें सफलता मिल गई। नीरज सहरावत रवि के साथ एक स्विफ्ट कार में सवार सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे गया था। यह फुटेज 5 से 6 मार्च की रात 10 बजे की थी। उनके पास जो कार थी वह सीमा उर्फ इंशरकू की थी। इससे यह साबित हो गया कि रवि को लापता करने में नीरज सहरावत और सीमा का हाथ है। सीमा की जुबानी निकली मौत की कहानी। उसी शाम नीरज सहरावत और सीमा को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया। वहां उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो पहले सीमा उर्फ रिंकू स्वीकार कर लिया, मैंने ही अपने देवर रवि की अपने प्रेमी के द्वारा हत्या करवाई है। मैं अपना गुनाह कबूल करती हूं। उसी समय नीरज सहरावत ने भी कबूल कर लिया कि उसने सीमा के कहने पर रवि को हत्या की थी। तुमने रवि को क्यों मरवाया? इंस्पेक्टर ने पूछा। सर, मैं नीरज सहरावत से प्यार करती हूं। मैं पति दीपक को छोड़कर इसी के साथ रहना चाहती थी, किंतु देवर रवि हमारे प्यार में बाधक बन रहा था। वह नीरज को मेरे साथ हंसते बोलते देखकर चिढ़ता था। दूसरी बात, अभी कुछ दिनों पहले रवि ने पैतृक संपत्ति बेचकर 18 लाख रुपया पाया था। उससे मैंने कुछ रुपए उधार लिए थे। वह उन पैसों को लौटाने की जिद कर रहा था। मैं रुपए वापस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी राह से कांटा निकाल फेंकने के लिए प्रेमी नीरज से बात की। उसने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया। वह हरिद्वार नहाने के बहाने रवि को साथ लेकर मेरी स्विफ्ट कार से हरिद्वार रोड पर निकले। रास्ते में नीरज ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। रवि की लाश कहां है एसएचओ? बेनीवाल ने पूछा। वह मैंने गंगनहर में फेंक दी थी। अब तक वह मिट्टी बन गई होगी, नीरज सहरावत ने बताया। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार अपनी टीम को साथ लेकर वैन द्वारा गंगनहर के लिए निकले। नीरज उन्हें गंगनहर मोदी नगर ले गया। जिस जगह उन्होंने रवि की लाश गंगनहर में फेंकी थी वहां तेज पानी के बहाव से वह आगे निकल गई होगी। इसलिए पुलिस ने आसपास के थानों में संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि 2 महीने पहले एक लाश सरधना पुलिस को मिली थी। सरधना पुलिस से संपर्क करने पर उस लाश के कपड़े, पर्स, जूते आदि मिल गए। सरधना पुलिस को लाश लावारिस मिली थी। उसकी हर तरह से पहचान करने की कोशिश की गई थी। पता न चलने पर उसका पोस्टमार्टम करवाकर पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। आवश्यक लिखा पढ़ी करने के बाद पुलिस टीम वापस दिल्ली आ गई। हत्या में प्रयुक्त सोफिस्टिकेटेड पिस्टल नीरज सहरावत को अभिनव मलिक ने उपलब्ध करवाई थी। नीरज दहिया शिव एनक्लेव में रहता था।
और नीरज सहरावत से उसकी गहरी दोस्ती थी। रवि की हत्या में इसका भी हाथ था। इसी ने नीरज सहरावत को अभिनव मलिक से पिस्टल खरीदवाई थी। अभिनव मलिक उत्तर प्रदेश के गांव यूसुफपुर ईसापुर गाजियाबाद का निवासी था। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनकी निशानदेही पर एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद की। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। ये इतने शातिर थे कि रवि की हत्या हो जाने के बाद भी उसी के मोबाइल द्वारा सीमा और दीपक को व्हाट्सएप पर मैसेज तथा फोटो भेजकर यह जाहिर करवा रहे थे कि रवि अब भी जीवित है और मोबाइल द्वारा उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन पुलिस के सामने उनकी सारी चालें फेल हो गई थी।